दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय नंबर 5 करवाने जा रहा हूं। आइए जानते हैं, आइए पढ़ते हैं। अध्याय 5, राजा, राज्य और एक प्राचीन राज्य। चुनाव का दिन था। एक संकरण उठा जो उसने देखा कि उसका नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना ने उसे जल्दी को समझाने की कोशिश कर रहा था। आज हम अपने शासकों को चुनाव करेंगे, नाना उनके बता रहे थे। आइए जानते हैं कि चुनाव शासकों के कैसे करते हैं, कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं। आइए जानते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं। ठीक है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। आइए जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण मतलब विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़ा को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने राजा को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं के लिए उनका उपहार लाते थे। सभी जो आमंत्रित होते थे राजा, वो उस राजा के लिए उपहार लाते थे। इन सभी योजनाओं में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा की सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ की अवसर पर वह राजा की विजयी तथा विजयी विजयी तथा अन्य गुणों को गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां, पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देख भर रहना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव करते थे। पुरोहित जल छिड़कते थे राजा के ऊपर। साथ ही साथ कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, आइए जानते हैं कि यज्ञ में उपस्थित होने की सूची बनाई। ठीक है, वर्ण वर्ण क्या होता था, ये जानते हैं कि वर्ण क्या होता था। देखिए वर्ण क्या था। वर्ण क्या था, इस समय उत्तर भारत, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने वाले उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। जो ऋग्वेद का हुआ था वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था और बाकी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में हुए थे। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अन्य ग्रंथ शामिल
हैं, परंतु पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों के विभिन्न प्रकार से अनुष्ठान या संपादन विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों का बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज कई समूह में, जिन्हें पुरोहित कहा जाता था, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धन्यवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकार करने वाले, भोजक, संग्राहक निर्धन होता था, गरीब होता था। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहता था? वर्ण कहते थे। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण, आइए जानते हैं, इनके अनुसार जो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित था। पहला वर्ण को ब्राह्मण कहा जाता था। उनका काम था वेद का अध्ययन करना और अध्यापन करना, मतलब पढ़ना और पढ़ाना, और यज्ञ करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, जिसके लिए उपहार मिलता था दक्षिणा के रूप में। दूसरा स्थान शासकों का था। शासक उन्हें कहते थे जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान पर विश्य या वैश्य, जिसे विश्य कहा गया है, और उन्हीं को वैश्य कहते थे। इनमें कृषक आते थे, पशुपालक आते थे, व्यापारी आते थे, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय को भी यज्ञ कर सकता था और वैश्य भी यज्ञ कर सकता था। वर्णों में सबसे अंतिम शूद्र का था। अंतिम जो चौथा वर्ण था वो शूद्र था। इनका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने की अधिकार नहीं था। प्रायः औरत को शूद्र के समान माना गया। महिला तथा शूद्रों को वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। आइए जानते हैं कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर, जैसे ब्राह्मण माता पिता का संतान ब्राह्मण होता था। बाद में कुछ लोग अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, शिकारी थे, भोजन संग्राहक थे। साथ ही इनमें लोग आते थे जो सबको दफनाते या जलाते थे, काम करते थे। वो सब अपवित्र माने जाते थे। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानता था। इनके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का भी प्रभाव बहुत सीमित था। आइए आगे जानते हैं। एक चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि चित्र धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। पात्र बहुत पतली सतह, सुंदर और चमकीले, शायद इसका प्रयोग किसी मौके पर या महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा भोजन परोसने का काम आता था। ठीक है, आइए जानते हैं कि जनपद क्या होता था। जनपद महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती थी। जहां जन लोग बसते थे वहां जनपद कहते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद था, दिखाए गए चित्रों में बताते हैं। पुरातत्वविद ने जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली का एक पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिखेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियां पालते थे। मवेशियां मीन्स जानवरों को पालते थे तथा चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आइए जानते हैं कि इस सूची में तुम्हें ऐसा कौन सा फसल का नाम मिला जिसे उल्लेख कीजिए। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे।
इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जैसे चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों की चित्रकारी की गई थी, आमतौर पर सरल रेखा या ज्यामितिक आकृति के रूप में होता था। आइए जानते हैं, अभी जनपद जान गए। जनपद क्या होता था? जहां जन के बसने के स्थान थे उसे जनपद कहते थे, वहां एक राजा होता था। वही जनपद अब धीरे धीरे महाजनपद बन गया। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। चित्र 4 में कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद में एक राजधानियां होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट पत्थर ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किले का घेराबंदी का निर्णय लिया होगा। ठीक है, किलाबंदी का निर्णय लिया हुआ। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि दिखाना चाहता था कि हम कितना समृद्ध हैं। आइए देखते हैं, समृद्ध चाहता था और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग, उन क्षेत्र पर नियंत्रण भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने का व्यापक योजना आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने के लिए सिपाहियों को नियंत्रित कर दिया था और वेतन देता था, पूरे साल रखता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत या सिक्के के रूप में करता था। आइए जानते हैं कि कौशाम्बी किले की दीवार, देखिए एक चित्र में दिखाया गया है कि एक कौशाम्बी किले की दीवार है। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी कहां पड़ता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार को अवशेष है। इसे एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। आइए इसके पहले जानते हैं, जान गए, चित्र देख लिए। अब कर क्या होता था? कर, जिसे इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखने लगे। इन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की आवश्यकता थी। अतः महाजनपद के राजा लोग समय समय पर लाए गए उपहारों का पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कर किससे वसूलते थे? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे, यानी किसान थे। प्रायः उपज का छठवां भाग हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। आइए जानते हैं कि भाग कहां कहां लगता था। कर, कारीगरों के ऊपर भी कर लगता था, प्रायः श्रम के रूप में चुकाया जाना। जो कारीगर थे, काम करते थे, उन्हें काम करके कर चुकाना पड़ता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए महीने में एक दिन काम करते थे कर के रूप में। पशुपालकों, जानवरों, उनके उत्पादन के रूप में कर देता था। व्यापारी जो थे वो सामान खरीद बिक्री कर देता था, और जो आखेटक या शिकारी और संग्राहक जंगल से प्राप्त वस्तुओं को देनी पड़ती थी। आइए जानते हैं कि आखेटक, खाद्य संग्राहक राजा क्या देते थे। कृषि में परिवर्तन कैसे आया? देखिए, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था, इससे फसलें की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे को रोपण शुरू किया, अर्थात पहले खेत में बीज डाल देते थे, छिड़क देते थे, उससे धान की उपज कम होती थी। अब उनका रोपण शुरू हो गया। अब पहले की तुलना में ज्यादा पौधे जीवित रह गए, इसलिए ज्यादा पैदावार भी होने लगा। कमर तोड़ परिश्रम पहले करना पड़ता था इसमें। एक काम ज्यादातर दासी और भूमिहीन किसान मजदूर करते थे। ठीक है, आइए जानते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण, एक छोटा सा निरीक्षण करते हैं। क में दिया गया है मगध।
मानचित्र में मगध को ढूंढिए। मगध कहाँ पड़ता है? जहां से गंगा नदी निकलती है और सोन नदी जहां आकर मिलती है, वहीं पे एक मगध साम्राज्य था, मगध जनपद था। मगध 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात का साधन हो गया, जल वितरण हो गया, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध के एक हिस्सा पर जंगल था। जंगलों में रहने वाले हाथी को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और सेना में शामिल किया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियां, रथ बनाए जाने लगा, लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में, जो मगध का क्षेत्र था, वहां लौह का खादान मिल गया, अयस्क मिलने लगी। मजबूत औजार, जो लोहे का मजबूत औजार बनाया जाने लगा, हथियार बनाए जाने, बहुत उपयोगी हो गया। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह में बनाया था। ठीक है। जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। उसी समय महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना किया था। मगध पर नंद वंश की स्थापना किए थे। कौन किया था? महापद्मानंद। और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगीर अभी राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। कई सालों तक मगध की राजधानियां बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वहां राजधानियां बनाई गई। 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का एक राजा सिकंदर था। सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल होने के बाद भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहादेश में आया। सिकंदर जब भारत आ रहा था, तो सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी तक पहुंचा और किनारे पहुंचकर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। उसने सुना था, जब मगध की ओर कूच कर आ रहे थे, तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भय था कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना है, रथ सेना है और हाथी की बहुत बड़ी सेना है। इससे सिकंदर की सेना ब्यास नदी के उसी पार रह गया। आइए वज्जी के बारे में जानते हैं कि वज्जी क्या था। वज्जी, जैसे कि तुम ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली है, वो भी बिहार में पड़ता है। यहां एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है। गण का प्रयोग कई सदस्यों के लिए किया जाता था और संघ का प्रयोग समूह के लिए किया जाता था। ठीक है। गण या संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान एक साथ संपन्न करवाते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे, के जरिए तय करता था कि क्या करना है और किस तरह करना है, कैसे करना है, शत्रुओं पर आक्रमण से कैसे निपटना है। मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। बुद्ध तथा महावीर, इनके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ोगे। दोनों ही एक गण और संघ में संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं कि बौद्ध साहित्य क्या था। बौद्ध साहित्य में बौद्ध के जीवन का संघर्ष की कहानियां मिलती हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय में मिलता है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ था, जिसमें बुद्ध की व्याख्या दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। आइए अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु वज्जी पर अधिकार करना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था।
लेकिन अजात शत्रु सूझबूझ से अपनी मंत्री को बुद्ध के शरण में भेजता है, बुद्ध से के पास भेजता है और सलाह के लिए भेजता है। बुद्ध ने पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? बुद्ध कहते हैं वत्सकार से कि क्या बज्जी में पहले सभाएं नियमित होती थी? अभी होती है? सभी सदस्य उपस्थित होते, क्या अभी होती है? तब उन्होंने पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो पूर्ण रूप से नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक बज्जी उन्नति करते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, क्योंकि बंधक नहीं बनाते थे, उन्हें बंधक भी नहीं बनाते थे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करते थे। विभिन्न मानवतालंबी संतों का सम्मान करते, उन्हें आने जाने वाले कोई रोक नहीं लगाते थे। आइए जानते हैं कि बज्जी एक बड़ा शक्तिशाली राजा कौन था। कई शक्तिशाली राजा ने संघ को जीतना चाहता था, बज्जी संघ को जीतना चाहता था। इसके बावजूद उनका राज्य अब तक लगभग 1500 साल तक चला रहा। इसके बाद गुप्त वंश के शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात बज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर लिया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। आइए अध्याय 10 में पढ़ेंगे उनके बारे में, गुप्त शासकों के बारे में। अन्यत्र आपको एटलस में एथेंस यूनान को ढूंढना है। एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग एक शासन व्यवस्था की स्थापना किया जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। गणतंत्र का शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ था? एथेंस में। यह व्यवस्था 200 सालों तक चला था। 30 साल के ऊपर उन सभी पुरुषों की नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना की सेवाएं देनी पड़ती थी। औरतों को नागरिकता की दर्जा नहीं था। एथेंस में औरत को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला था। व्यापारी तथा शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले विदेशी को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। एथेंस में खादान, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिकता नहीं मिला था। एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? नहीं था, क्योंकि वहां महिलाओं को और कामगारों को नहीं मिला था। कल्पना कीजिए कि वैशाली के उस सभागार के तुम अंदर झांक रहे हो और मगध के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। अजातशत्रु विषय पर चर्चा करके सुनिए। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? धन्यवाद।